हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम आप लोग के लिए फ्रेंड्स जो हम सेट करा रहे हैं उसी दिन से बिहार पुलिस फायरमैन हुआ या ग्रुप डी हुआ एनटीपीसी सीबीटी हुआ फ्रेंड्स, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनको देखते हुए हम फ्रेंड्स जीके जीएस का सेट करा रहे हैं। फ्रेंड्स हम 5 सेट करा दिए हैं। आज हम सेट नंबर 6 लेके आए फ्रेंड्स। ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए सेट में हम 10 क्वेश्चन बताते हैं, वो 10 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। आप सोच सकते हैं कितना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। फ्रेंड्स आप लोग सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन को लाए हैं और हम आपको डिस्कशन करके मतलब बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नानावती आयोग ने जांच की। तो फ्रेंड्स जो नानावती आयोग का जो गठन किया गया था, किनके जाँच के लिए, मतलब किसकी जाँच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन में आपको दिया है सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए, उसके बाद गुजरात की गोधरा कांड जो हुआ था त्रासदी, उनके जांच के लिए, केंद्र और शक्ति राज्यों के संबंध के जांच के लिए, उसके बाद क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के लिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो सिख विरोधी दंगा हुआ था फ्रेंड्स, उनके जाँच के लिए मतलब नानावती आयोग का गठन किया गया था। और फ्रेंड्स इससे संबंधित हम जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सबको बताएंगे, और जो फ्रेंड्स ऑप्शन में दिया है उनको भी हम देखेंगे, सभी को बारी बारी से। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन इससे बनेगा कि सिख विरोधी जो दंगा हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद सिख विरोधी दंगा हुआ था, और जिनके लिए उस समय प्रधानमंत्री थे कौन फ्रेंड्स? अटल बिहारी वाजपेयी। उनके मतलब नेतृत्व में एक जो आयोग है उनका गठन किया गया था, नानावती आयोग। तो नानावती आयोग का गठन किस लिए किया गया था? जो सिख विरोधी दंगा था उनके जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। आप इसे याद रखिएगा, कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन में आपको बी में दिया है गुजरात की गोधरा त्रासदी जो हुआ था, गुजरात में गोधरा कांड, उनके जांच के लिए कौन सा कमेटी मतलब जो आयोग था उनका गठन किया था? फ्रेंड्स हम उसे भी बता देते, जितना चारों ऑप्शन में चारों को बता रहे ताकि आप फ्रेंड्स आप लोग को मतलब चारों क्वेश्चन का आप लोग आंसर मिल सके विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। पहले तो बता दिए जो सिख विरोधी दंगा हुआ था नानावती आयोग, उसके बाद बी में दिया है गुजरात का गोधरा कांड हुआ था, उनके जांच के लिए फ्रेंड्स किस कमेटी का गठन किया गया था? किसका गठन किया था, किस आयोग का? तो क्या गया था? यूसी बनर्जी आयोग। तो यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया था गुजरात में गोधरा कांड की जांच के लिए। उसके बाद सी में दिया है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध के जो है, तो उनके मतलब जांच के लिए मतलब किस आयोग का गठन किया था? केंद्र और राज्य के बीच संबंध को मतलब जांच के लिए सरकारिया आयोग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा फ्रेंड्स कि केंद्र और राज्य के बीच में कौन सा आयोग है? तो सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग। और उसके बाद दिया डी में क्रिकेट में मैच फिक्सिंग जो होता है, आजकल जानते हैं हर एक मैच में मैच फिक्सिंग होता है, हर एक मतलब जितने भी खेल, जितना आईपीएल में वहाँ सबसे बड़ा सट्टा लगता है, मैच फिक्सिंग होता है। तो उनके जाँच के लिए कौन सा आयोग को गठन किया गया था? चंद्रचूड़ समिति। कौन? चंद्रचूड़ समिति कमेटी का गठन किया था। आप इसे याद रखिएगा। हम चारों क्वेश्चन को विद डिटेल के साथ हम आपको बता दिए, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये चारों। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो फ्रेंड्स ये जो डैम है पोंग डैम, ये किस नदी पर बना है और कहाँ पे है हम सभी को बताएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में आपको दिया है भागीरथी नदी, उसके बाद सतलज नदी, व्यास नदी, और उसके बाद दिया फ्रेंड्स महानदी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, व्यास नदी। व्यास नदी पर पोंग बांध है, पोंग डैम है किस नदी पर? व्यास नदी पर। और पूछेगा किस राज्य में है? तो ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में है और किस नदी पर है? तो ये व्यास नदी पर है। आप इसे याद रखिएगा। और फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपको? ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन ए में दिया फ्रेंड्स भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। कौन सा बांध? टिहरी बांध है। ये उत्तराखंड में स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा कि कौन सा बांध है, तो वो टिहरी बांध है। और किस स्टेट में है? तो उत्तराखंड में है। आप इसे याद रखिएगा। और दिया सतलज नदी। तो सतलज नदी में आप लोगों को पता ही होगा भाखड़ा नंगल बांध है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। उसके बाद दिए हैं व्यास नदी, पता ही है पोंग डैम, महानदी, महानदी पर हीराकुंड बांध है। आप इसे याद रखिएगा। और ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। तो ये चारों जो नदी है उनको याद रखिएगा, और चारों नदी पर कौन कौन से बांध है उनको याद रखिएगा, और किस राज्य में है उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। चलते हैं फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ISRO का पूर्ण रूप है। तो बताना फ्रेंड्स जो ISRO यानी कि इसरो है, इनका पूर्ण नाम क्या है? इनका फुल फॉर्म बताना आपको फ्रेंड्स इसरो का। ऑप्शन में आपको दिया इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सेफ्टी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद दिया डी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, भारत की आन बान शान, कौन? इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। और क्वेश्चन इससे पूछेगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था और इनका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। और पूछेगा इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में चेंज किए, मतलब बदले हैं इसरो के मतलब अध्यक्ष अभी बने हैं एस सोमनाथ। कौन? डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इससे पहले थे के सिवान। कौन थे? के सिवान, आप लोगों को पता ही होगा। और वर्तमान में एस सोमनाथ, आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स जो प्लानिंग कमीशन है भारत में, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो योजना आयोग है, इनका स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन में आपको दिया है 1942, 1947, 1950, 1951। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन सी हो जाएगा 1950, यानी कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। कहाँ पे? भारत में। चूंकि देखिए फ्रेंड्स, जो उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहाँ पे वो देखा, रूस में इसी तरह योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था। वहाँ पे मतलब जो प्रत्येक 5 वर्ष में मतलब उसको मतलब योजना लाता था, देखता था 5 वर्ष में क्या कितना विकास किया देश, कितना क्या किया, ये किया, कितना में किसमें कितना में विकास किया, सभी मतलब उसमें था, उस योजना आयोग में। तो उससे प्रभावित होकर, रूस देश से प्रभावित होकर, इस योजना से प्रभावित होकर उन्होंने भारत में भी इसी तरह का जो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, उनका मतलब स्थापना किया था। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे? 15 मार्च 1950 को। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और उसके बाद 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग का नाम बदलकर जब बीजेपी सरकार आया फ्रेंड्स 2014 में, उस समय क्या किए कि 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा इसमें भी, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह कौन सा मतलब आयोग कर दिए? नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। और पूछेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, यानी प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और वर्तमान में अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके बाद उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ है कौन? अमिताभ कांत। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा योजना आयोग से रिलेटेड, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। फ्रेंड्स जो वॉशिंग मशीन होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? किस सिद्धांत पर, क्या किस प्रणाली के आधार पर वो काम करते हैं? कौन? वॉशिंग मशीन। ऑप्शन में आपको दिया अपकेंद्रण, अपोहन, विलोम प्रसारण, विसरण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ए हो जाएगा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, यानी कि अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करते हैं। आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स अपकेंद्रीय बल। क्या? अपकेंद्रीय बल। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जो वॉशिंग मशीन हुआ, उसके बाद दूध से जो मक्खन निकाला जाता है, तो एक जो मशीन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, यानी कि अपकेंद्रण के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन और कौन सी? दूध से मक्खन निकालने की मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन हुई वॉशिंग मशीन। तो फ्रेंड्स ये सभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि दूध से मक्खन निकाला जाता है किस सिद्धांत पर? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। और वॉशिंग मशीन जो हुआ किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जो थे फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसको अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था इसको अर्धनग्न फकीर? महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन आपको दिया विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। जब फ्रेंड देखिए गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पता है ना हम लोग को, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931, 1932 ईस्वी में। तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। अब याद रखिएगा कि गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी इरविन समझौता के बाद। आप इसे याद रखिएगा। और उसी सम्मेलन में मतलब जब भाग लेने गए थे, जब वो सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मतलब पता है ना, ये तो मतलब भारतीय है पूरा ना, मतलब धोती पहना हुआ, हाथ में लाठी लिया हुआ, तो ये फकीर की तरह लग रहा था। इसलिए उसको विंस्टन चर्चिल, वो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन? विंस्टन चर्चिल। उन्होंने महात्मा गांधी जी देखकर, वैसा वेशभूषा को देखकर उसको कहा था अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, क्योंकि धोती लपेटा था, पूरा शरीर नहीं ढका हुआ था।
तो इसलिए उसको कहा था अर्धनग्न फकीर। कौन? विंस्टन चर्चिल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? 1930, 1931, 1932 में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? 1931 में, गांधी इरविन समझौता के बाद। और गांधी इरविन समझौता थे 5 मार्च 1931 में। आप इसे याद रखिएगा। उसी के फलस्वरूप गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इस सभी क्वेश्चन को इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हिस्ट्री से। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अजंता की गुफा जो है फ्रेंड्स, अजंता की गुफा में किसका चित्रण है? ऑप्शन में आपको दिया है जातक कथाओं का, रामायण का, महाभारत का, उसके बाद जीवन कथा का। तो इसका आंसर बता दें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। जातक कथाओं का मतलब चित्रण है अजंता की गुफा में। और जातक जो कथा है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथा। आप इसे याद रखिएगा। और ये कहाँ पे चित्रण किया गया इसका? तो अजंता की गुफा में। और अजंता का गुफा कहाँ फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप इसे भी याद रखिए। और एक बात याद रखिएगा कि अजंता का गुफा का निर्माण सबसे अधिक गुप्त काल के दौरान हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स अजंता का गुफा हो गया, एलोरा का गुफा, एलिफेंटा का गुफा। ये तीनों गुफा कहाँ? महाराष्ट्र में। कौन कौन? अजंता, एलिफेंटा, एलोरा। ये तीनों गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था। फ्रेंड्स ये जिम्बाब्वे देश है, इसको पहले जाना जाता था किस नाम से? ऑप्शन में आपको दिया है रोडेशिया, उसके बाद कनाडा, नामीबिया, जंजीबार। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, रोडेशिया। जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था रोडेशिया के नाम से। किस नाम से? रोडेशिया के नाम से। आप इसे याद रखिएगा। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। क्या है? हरारे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये अफ्रीका कंटिनेंट का देश है। कौन? जिम्बाब्वे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सब तो फ्रेंड्स इतना खतरनाक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब बनाने में मज़ा आएगा आप लोग। जो हम डिस्कशन करा रहे हैं वो भी खतरनाक तरीके से विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हो क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले नाम सुना ही होगा। पुष्पा झुकेगा नहीं रिशाला। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? जो लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पद्धति थे वो कब लागू हुआ था आपको बताना। ऑप्शन में आपको दिया 1819 ईस्वी में, 1835, 1809, 1817। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पद्धति लागू हुआ था। कब? 1835 ईस्वी में। फ्रेंड्स ये जो चाहता था लॉर्ड मैकाले, सलाह बहुत मतलब खतरनाक आदमी था। ये चाहता था कि जो भारतीय हैं फ्रेंड्स उनमें से एक ऐसा वर्ग बनाया जाए, भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बनाया जाए, समूह बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो। याद रखिएगा, जो रंग और रक्त से भारतीय हो, परंतु जो प्रवृत्ति है, विचार है, नैतिकता है, बुद्धि है, दिमाग है, वो अंग्रेज हो। आप सोचिए कितना बड़ा ही खेल खेल गया। इसलिए तो साला उतना दिन तक मतलब शासन कर लिया भारत को गुलाम बनाकर। यहाँ पे लोग को तो बड़ा बुद्धि से तो दिया पैर तोड़ के इसको। ये क्या ना, इसलिए ये मतलब शिक्षा पद्धति लाया था। कब? 1835 में मैकाले का शिक्षा पद्धति। उसमें क्या कहा था कि ये कहा था मैकाले कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग और रक्त के से तो भारतीय हो, भारत का हो, लेकिन उसका बुद्धि, दिमाग, नैतिकता, विचार, प्रवृत्ति से वो अंग्रेज हो। सोचिए कितना दूर तक सोचा था, तब उतना दिन तक ये राज कर लिया साला बकलोल। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन था, आप इसे याद रखिएगा। कब हुआ था लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति, कब लागू हुआ था? 1835 में। किससे संबंधित था? तो अंग्रेजी शिक्षा से। आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा हम 10 क्वेश्चन करा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो बहुत सारे क्वेश्चन के बराबर है। तो क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? ये नहीं कि किसने शुरू किया था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। किसने पूरा किया था? निर्माण कार्य को पूरा किसने किया था? शुरू कौन किया था जो हटाइए, उसको बाद में बताएंगे, लेकिन पूरा किसने किया था क्वेश्चन में ये कह रहा है। ऑप्शन आपको दिया रजिया, ओह प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कौन? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। आप इसे याद रखिएगा। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। और गुलाम वंश का प्रथम मतलब जो शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। द्वितीय कौन थे? आराम शाह। कौन? आराम शाह। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि
कि फ्रेंड्स एसएससी में ही पूछा था कि गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था। दूसरा शासक तो आराम शाह था। कौन था? आराम शाह। वो 5-6 महीने के लिए बने थे फ्रेंड्स। कौन? आराम शाह। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा भी है एग्जाम में क्वेश्चन कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, प्रथम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। और उसका दूसरा जो शासक थे गुलाम वंश के वो आराम शाह थे। तीनों बातों को आप याद रखिएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन तो पूछा था यहाँ पे कि किसने निर्माण कार्य पूरा किया था, तो इल्तुतमिश किया था। लेकिन शुरू किया था कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो मतलब पूरा नहीं कर पाए, वो मर गए चौगान खेलते हुए, घोड़ा से गिरकर वो मर गए। और इन्होंने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये तो पूरा कर नहीं पाए कुतुब मीनार का निर्माण को। उसका इसका दामाद किए थे इल्तुतमिश। आप इसे याद रखिएगा। और चालीसा दल जो था तुर्कान चिहलगान, ये इल्तुतमिश के ही समय था। और एकता प्रणाली जो शुरुआत किया था वो इल्तुतमिश ने ही उसे शुरू किया था। ये सारे क्वेश्चन था, आप इसे याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस इतना था। आप सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स आप आएंगे दूसरे दिन नेक्स्ट सेट के साथ, उसमें भी हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। 10 क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल करेंगे ताकि आप लोग को स्ट्रैटेजी जीके में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।